चलो, तो दिस इज द न्यू टेक्स्ट चिल्ड्रन विच इज टाइटल्ड एज लेसन्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग इन्वेस्टर्स। तो अपने आप को कोई अगर बूढ़ा समझता होगा तो इसको पढ़ने के बाद उसकी एज कम हो जाएगी। एंड ये सेबी रिसोर्स्ड स्टडी मटेरियल है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ द कंट्री। सो मैं आपको थोड़ा सा सेबी के बारे में पहले बता दूं, आपको वैसे बहुत कुछ पता भी है, एंड देन वील स्टार्ट विद दिस कॉम्पोजिशन। जो पॉकेट मनी प्रोग्राम हमने लास्ट अभी किया था, लास्ट संडे से पहले जितना हम पढ़े थे, वो बेसिकली फोकस था अप टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। गॉट इट क्लियर? उसके बाद जो आपने एंटरप्रेन्योर वाला पढ़ा वो थोड़ा और हाई ग्रेडेड था, एक जनरल अवेयरनेस थी वो तो। बट दिस इज बेसिकली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप बोल सकते हो, लुकिंग टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी कॉम्पोजिशन इन इंडिया एज सच। सो सेबी एक्चुअली काम क्या करता है? चिल्ड्रन, इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, और पहली जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी विच केम इनटू फोर्स, दैट वाज इन द ईयर 1948। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा जरूर। 1948 में गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई थी, जैसे नई बहू होती है। क्यों? क्योंकि अभी सो कॉल्ड आजाद हुए हार्डली एक साल भी ठीक से नहीं हुआ था, और 200-300 ईयर्स, 400 ईयर्स भी लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया, राइट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, हम मुगल रूलर वगैरह देख लो तो बहुत साल से। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लग रहा था कि जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेर सारे अप्रूवल्स वगैरह दे दिए, खैर उस समय तो गवर्नमेंट थी नहीं, अलग अलग मोर देन 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, छोटी छोटी विरासतें होती थी, और उसके राजा महाराजा होते थे। ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यूनाइट किया इस पूरी किंगडम को और इंडिया बना दिया। तो उनको डर लग रहा था कि अगर फिर से हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा किया तो जैसे ब्रिटिशर्स ने 200-400 साल तक हमें रूल किया, हो ना हो कोई दूसरा फिर से आ जाएगा। तो दे वर वेरी 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 सो कॉल्ड हेजिटेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने मेजॉरिटी चीजों को अपने हाथों में रखा। 8 साल बीत गए एंड द ईयर केम 1956, जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी का लॉन्च था। काफी सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जाना था, काफी सेक्टर्स को लिबरलाइज किया जाना था, बट तब भी डर बरकरार था, और अभी भी बहुत ज्यादा छूट नहीं दी थी। 1956 के बाद तक बहुत कोशिशें की, बहुत कुछ किया, बहुत जतन किया। 1980s तक भी चल रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट नजर नहीं आया, दो आर इंटरनेशनल रिलेशंस वर वेरी गुड। 1980s में तो इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, 83 या 84 में शायद उनकी डेथ हुई, जो उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया था। तो उसके बाद कंट्री में काफी टर्बुलेंसी रही, बहुत उछाल रहा, और तरक्की के नाम पे अगेन नीलबटे सन्नाटा ही था। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई 90s के आसपास चिल्ड्रन, उन्होंने पकड़ लिया मनमोहन सिंह जी को और बोला कि भाई कुछ देश के लिए अच्छा करो। यहां पे आई चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आज आप जिस इंडिया को देखते हैं चिल्ड्रन, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी जमाने में फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे। 1991 में इनकी गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने बेसिकली, और 2004 और 2009 की गवर्नमेंट में ये यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, अलायंस से जो 11 अलायंस के साथ बनाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी जी बड़ा डोमिनेट करती थी, इनके ऊपर एक मूवी बनी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसको आप देखिएगा जरूर, तो बहुत अच्छी मूवी है, आपको ये सब बातें वहां पे भी मिलेंगी। तो 90s वाज द टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 5th बेसिकली। ओके, तो हमने तो ये सब चीजें रियलिटी में फील की हुई हैं। तो 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो मेजॉरिटी फोकस क्या था? 4 सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, व्हाट इट क्लियर, रेलवेज, हेवी इंडस्ट्रीज, केमिकल्स एंड ऑल, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दो। लेट प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट मनी, एंड उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनको चाहिए था फ्रॉम द फॉरेन वर्ल्ड, कि फॉरेन कंपनीज इंडिया आके बिजनेस करें तो पैसा तो लाएंगी ही लाएंगी। और 90s में तो बच्चों ये हालात हो गए थे कि हमारा मेजॉरिटी गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ था, और 2 हफ्ते तक के इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास बस पैसा था। मतलब इंडिया की हालत बहुत ही बेकार थी, जो आज आप श्रीलंका और पाकिस्तान को समझते हैं, कह दीजिए उससे भी नीचे बेसिकली। एंड टुडे वी आर द टॉप लीडर्स वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन। अगर आपको tradingeconomics.com का डेटा याद हो तो अभी देखेंगे रेट क्या चल रहा है, ग्रोथ का चल रहा है।
बट सो कॉल्ड 13.5% के आसपास की ग्रोथ हुआ करती थी। तो अभी भी डेटा बहुत फेवरेबल है। तो आने वाले 20-25 साल तो अब इंडिया के हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने यही सोचा था कि मैं जो 91 में पौधा लगा रहा हूं, ये 30-40 साल बाद फल देगा बहुत अच्छे। डेज वर देयर कि इंडिया में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते थे यूएस, यूके, चाइना, जापान के लॉन्चिंग के महीनों बाद, और आज पैरेलल लॉन्चिंग होती है। इधर आईफोन 14 यूएस में लॉन्च हुआ, सिंगापुर में लॉन्च हुआ, चाइना में लॉन्च हुआ, तो इंडिया में भी लॉन्च हुआ, बिकॉज एवरीबडी नोज कि इससे ज्यादा कस्टमर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब ये बातें चली रही थी, तो कंट्री में फाइनेंशियल प्रोफाइल को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई, तो बनाया गया था सेबी को। तो सेबी एक्चुअली में तो 1988 की पैदावार है, बट आपको हर जगह लिखा हुआ यही नजर आएगा दैट इट वाज बोर्न इन द ईयर 92। तो 1988 में इट वाज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट, और इसका कोई काम नहीं था। तो जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो मनमोहन सिंह जी ने सजेस्ट किया कि भाई अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, हमारे लोगों को भी हमने प्राइवेटाइज किया, ढेर सारी कंपनीज यहाँ पे शेयर्स वगैरह इश्यू करेंगी, संभालेगा कौन इन सबको? कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो सजा कौन सुनाएगा? तो जरा सेबी की पार्स को बढ़ाया जाए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि दादा दादी जी मौसी की बेटी की शादी में गए हुए हैं, पापा मम्मी भी चले जाएंगे, आप आपके 2 छोटे भाई बहन घर में रहने वाले हैं अगले 4 दिन तक। तो जब तक आपको स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं मिलेंगी, डेलीगेशन नहीं मिल पाएगा, क्या आप छोटे भाई बहन की मरम्मत कर पाएंगे? नो, वो बदमाशी करेंगे घर में। तो पापा मम्मी को आपको पूरी पावर्स देके जानी पड़ेगी। तो जब पापा मम्मी घर पे रहते हैं, आपके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स थी, आप सजेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको डेलीगेट नहीं किया गया। बट पापा मम्मी 4 दिन के लिए शादी में गए हैं, दादा दादी जी पहले ही चले गए हैं, तो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि आप मरम्मत करके ठोक पीट के इनको सही रखें। तो 1992 में एक कानून बनाया गया, नेम्ड एज चिल्ड्रन सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस कानून के तहत सेबी को पावर्स दी गई कि आप फाइनेंशियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ब्रोकर वगैरह को रेगुलेट रजिस्टर करने के लिए कानून भी बना सकते हो। व्हाट इट क्लियर? रॉन्ग डूअर को हेविली आप पनिश भी कर सकते हैं। तो जैसे आरबीआई बैंकिंग को कंट्रोल करता है इंडिया में चिल्ड्रन, सेबी बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। तो जितने भी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, जितने भी लोग फाइनेंस से जुड़े चल रहे हैं, दे ऑल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। तो संडे संडे आपको एक नए पापा को पहचानना है, और पापा जी का नाम क्या है? सेबी। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो अंडरस्टूड सेबी की क्या जरूरत महसूस हुई? तो हैड देयर बी नो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, there would have been no foreign as well as Indian privatized contribution to the growth of the economy in various sectors, we would have not felt any need for SEBI as such. तो जब 50 साल पहले गैस सिलेंडर ही नहीं था इंडिया में, क्या रेगुलेटर होता था गैस सिलेंडर का? नो, गैस सिलेंडर आया तो फ्लो ऑफ गैस को रेगुलेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसे आप रेगुलेटर बोलते हैं। तो वैसे ही चिल्ड्रन सेबी को बनाया गया था। समझ में आ गया? तो हिस्ट्री सुननी फाइनेंस की अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। सो सेबी को ईयर आफ्टर ईयर नजर क्या आया कि भाई हमारे इलाहाबाद में, हमारे यूपी में, हमारे मुंबई में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? क्यों गुजराती इंसान सो कॉल्ड पैदाइशी बिजनेसमैन होता है? क्यों बिहार वाला पैदाइशी आईएएस ऑफिसर होता है? व्हाट इट क्लियर? क्यों नॉर्थ इंडिया के लोग बड़े सो कॉल्ड दिमाग से तो चालू होते हैं बट पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता है उनका? तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? रिसर्च हुई, साइकोलॉजिस्ट ने बताया भाई ये तो डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं और ये रहेंगे ही रहेंगे, ये तो ऊपर वाले की देन है। बट इंडिया का आधे से ज्यादा पैसा चिल्ड्रन जो फाइनेंस इंडस्ट्री में लगता है वो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात से आता है। क्यों? बिकॉज महाराष्ट्र को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, और गुजरात से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो पूरे स्टेट कंट्री में किसी स्टेट का है ही नहीं। इवन आप गुजरात के फाइनेंशियल डेवलपमेंट को या गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अगर देखें, थोड़ा डेटा वगैरह पढ़ा करिए गूगल करके, 2-4 कंट्रीज को वो कवर कर लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है चिल्ड्रन। एक स्पेशल फिनटेक सिटी वहां पे खोली गई थी काफी साल पहले, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। तो सेबी को लगा भाई सब लोगों की अकल महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की जैसी फाइनेंस में कर दी जाए। तो भाई बात निकल के आई, लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो 2004 में
आज से 18 साल पहले आप सोच सकते हैं, इसका बर्थडे भी है, मैच्योर भी हो गए लोग अब इस साल, तो ये बात सोची गई और अकॉर्डिंगली 2006-7 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया नेम्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज भी देते हैं। एनफ्लैट जैसा एक एग्जाम होता है, हो सकता है आपके स्कूल्स में हो अभी आने वाले टाइम में, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट। NCFE जैसा इन्होंने हाल ही में 6-7 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 6-7 साल कम बोल रहा हूँ, 8 साल हो गए होंगे इनको शायद। तो अकॉर्डिंगली बच्चे उसके लिए एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, फ्री एग्जाम है, कोई उसकी फीस नहीं है, बट आपके स्कूल के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन होगा एंड गिफ्ट में गोल्ड कॉइन, लैपटॉप, टैबलेट्स, इस तरह के प्राइजेस भी मिलते हैं। एंड अबव ऑल प्राइस तो सेकेंडरी है, द एजुकेशन दैट पीपल गेट चिल्ड्रन, दैट इज अटमोस्ट। गॉट इट क्लियर? तो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट क्या होता है, सर इसमें प्राइस का लिमिट क्यों नहीं होता, वगैरह वगैरह, पढ़ेंगे आप भी, परेशान मत होइए। तो अब ये अकल हमारे अंदर तो तब भी नहीं थी, हमने MBA कर लिया था, और आज 9th क्लास का बच्चा इस बात को जानता है। मैं आपको 2002-3 की बात बता रहा हूं, मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2001 में। सो वेंट टू अ वेडिंग सेरेमनी एट न्यू दिल्ली। तो मेरे पापा के कजिन्स थे, उनका बेटा जिद कर रहा था, और उनका बेटा या पोता होगा शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्लास 9th में था। तो मैंने कहा दे दीजिए, 5,000 रुपए मांग रहा है, कौन बड़ी बात है आपके लिए, यू आर सो वेल्दी। कह रहे आप समझ नहीं रहे, ये पैसा बर्बाद करेगा। मैंने कहा कहाँ बर्बाद करेगा? कह रहा निफ्टी में पैसा लगाऊंगा। तो मैंने कहा निफ्टी में पैसा लगाएगा? 9th क्लास के बच्चे में इतनी अकल है कि वो निफ्टी में पैसा लगाएगा? क्यों? क्योंकि वो उधर वही मुंबई और गुजरात साइड से आए थे, तो वहां पे बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, उस तरह का ऑरा है, कल्चर है उस तरह का। जैसे आप वाराणसी चले जाइए, तो भाई वाराणसी से ज्यादा अच्छा कचौड़ी दम आलू आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। केरला बेंगलुरु से ज्यादा अच्छा सो कॉल्ड डोसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गुजराती और महाराष्ट्रियन से ज्यादा बिजनेस एक्यूमेन आपको दुनिया में किसी दिमाग में नहीं मिलेगा। ये कुछ गॉड गिफ्टेड भी आप बोल सकते हैं। तो कितना स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया। हमें MBA में आके पता नहीं लगा था निफ्टी एग्जैक्टली होता क्या है, और वो 9th क्लास का बच्चा उस चीज को जानता था, क्योंकि उसने अपने अगल बगल वो चीजें देखी हैं। वाराणसी में रहने वाले को गायत्री मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी की पूजा करने की सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होता है उनके अंदर। तो गुजराती इंसान को बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। महाराष्ट्रियन वाले को, महाराष्ट्र के इंसान को स्टॉक सिखाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंस सिखाने की, वो बाय डिफॉल्ट है उसके अंदर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? दिल्ली वालों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर रहता है, पंप एंड शो करने का स्टाइल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये गॉड गिफ्टेड चीजें। खैर, तो सेबी ने सोचा कि क्यों ना हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी पे थोड़ा ध्यान दें। US UK में क्लास 2 से स्टार्ट होता है ये, हमारे देश में पहले 11th-12th में आया, फिर 9th to 12th में आया, फिर 6th to 12th, और गवर्नमेंट प्लान कर रही है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम इस स्किल को क्लास 2 से 2025 ऑनवर्ड्स इनकलकेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लास 3 का बच्चा जानेगा निफ्टी 50 क्या होता है, और तब जब वो क्लास 12 तक आएगा तो उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट हो चुका होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ता है, कब मुझे इन्वेस्ट करना है, कब मुझे एग्जिट करना है मार्केट से। और तब ये जो विदेशी इन्वेस्टर्स आते हैं, थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है मार्केट में और पैसा लेके भाग जाते हैं, हमारी मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। वाई सचिन तेंदुलकर एंड क्रिकेटर्स आर सेइंग आइए इस मैदान में, आप भी, करोड़ों लोग यहाँ ऑलरेडी हैं। कौन सा एडवर्टाइजमेंट है वो? म्यूचुअल फंड सही है। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है चिल्ड्रन, बट देन टू 30-40% फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाते हैं। 30-40%। थोड़ी सी हलचल होती है, नालायक पैसा लेके भाग जाते हैं अपना, और हमारा बाजार भड़ाम से गिर जाता है। क्योंकि जब आप सामान बेच के भागोगे तो बाजार में सामान की सप्लाई ज्यादा होगी, और सप्लाई ज्यादा होगी तो हम प्राइस गिर जाएगा। तो जब मैक्सिमम लोग हमारे ही देश के होंगे तो बाहर वाले अगर भागेंगे भी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। और यही मेरा भी एक इनिशिएटिव है कि भाई जो पढ़ाई नॉर्मली कर रहा है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल भी पढ़ लेगा तो वो सुपर नॉर्मल बन जाएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो मैं आपको NISM की वेबसाइट का थोड़ा दीदार कराता हूँ। यस सर। सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्यों है? मार्केट इतना डायनेमिक है, चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि हर 3-4 साल में आपको एग्जाम देके अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। सर मैं कब तक एग्जाम दूंगा, 70 साल की उम्र तक? अरे नहीं भाई, जिनको नौकरी करनी है वो एग्जाम देते हैं, आप तो बनेंगे राकेश झुनझुनवाला, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये NISM जैसी चीज को बनाया कब गया था। तो ये आपका आज का होमवर्क है जो आप NISM की पूरी वेबसाइट को सर्व करेंगे। तो सर्टिफिकेशंस बहुत काम के होते हैं,
आप फाइनेंशियल एजुकेशन का सर्टिफिकेशन दे नहीं सकते अभी, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, और एनआईएसएम के किसी भी एग्जाम को देने के लिए चिल्ड्रन पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। एंड देयर आफ्टर इसमें और भी एग्जाम्स होते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है, आपको स्टॉक मार्केट में किसी तरह का काम करना है, तो आप अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्स देते हैं। कल को जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज करने जाएंगे, काफी कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जिनका एनआईएसएम से और स्टॉक एक्सचेंजेस से टाई अप है चिल्ड्रन, और वो इन प्रोग्राम्स को करवाते हैं। तब तक तो आपकी एज 18+ हो चुकी होगी, पैन कार्ड वैलिड होगा आपके पास। अभी भी पैन कार्ड वैलिड है आपका, ऐसी बात नहीं अगर बना है, बट आपके पैन कार्ड में आपकी फोटो नहीं होगी, माइनर लिखा होगा। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप रीअप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका फोटो वाला पैन कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड खैर पैदा हुए बच्चे का भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, बहुत महंगा नहीं बनता, 120 रुपीज लगेगा। ऑनलाइन एनएसडीएल की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, साथ में आपके पापा मम्मी के डिटेल सबमिट होंगे। ऐसे नहीं बनेगा बिकॉज यू आर अ माइनर प्रेजेंटली। ओके, तो दीज एग्जाम्स आर मैंडेटरी चिल्ड्रन, अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में कोई भी काम करना है तो एनआईएसएम को सेबी ने सेटअप किया था एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, और एजुकेशनल एक्टिविटीज भी थोड़ी सी हाई प्रोफाइल टाइप यू कैन से। Logic understood well by all? Logic understood well by all children? तो इन्होंने सोचा कि कैसे हम स्कूल एजुकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करें, तो इन्होंने एक सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन खोला इन द नेम ऑफ नेशनल काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये है चिल्ड्रन एनसीएफई। ओके, तो एनसीएफई इसीलिए खोला गया था ताकि स्कूल स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8th to 10th लिखा है, एक्चुअली ये अब 6th to 12th चलता है प्रोग्राम। ओके, ये ओल्ड पेज है इसलिए आपको 2013 नजर आ रहा है, न्यू पेज आपको मिल जाएगा एनसीएफई की वेबसाइट में। लेट मी ओपन दैट एज। तो दिस इज एनसीएफई एनफ्लैट, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट। सो ये बेसिकली आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स इन इंडिया एज पर नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो थ्रू वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। सो मेरे को लगा कि भाई बच्चों के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, एंड इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये 4-5 लोग हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं। तो यू कैन पंप इन द इंफॉर्मेशन टू योर स्कूल अथॉरिटीज, क्योंकि आप डायरेक्टली इसके लिए रजिस्टर नहीं हो सकते चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर स्कूल इटसेल्फ फॉर एनफ्लैट एग्जाम। तो एनफ्लैट एग्जाम के लिए पहले आपका स्कूल रजिस्टर करेगा, और आपकी पढ़ाई लिखाई वही है जो आपने की हुई है, तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। एंड दे हैव ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, फैंटास्टिक वीडियोज आर देयर। उसके बाद कंटेंट जो मैंने आपको पॉकेट मनी प्रोग्राम में प्रोवाइड किया था वो था, मेनी थिंग्स यू गेट इट चिल्ड्रन। 6 to 12th के लिए है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलता है, जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट, जिनके 85% से ज्यादा होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग गिफ्ट कार्ड मिलते हैं। नहीं तो एक जमाना ये भी था जब बच्चों को लैपटॉप और गोल्ड कॉइन मिलता था, तब जनसंख्या कम थी एग्जाम देने वालों की, अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। और सो कॉल्ड कोई बहुत भयंकर सिलेबस भी नहीं होता। मनी मैटर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, टैक्सेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ऑल दैट जनरल होता है, बस आप एक बार गो थ्रू करेंगे, काफी चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं। तो अब इनके प्राइजेस थोड़े से सस्ते हो गए, नहीं तो किसी जमाने में प्राइजेस यूज्ड टू बी फैंटास्टिक एज सच। खैर, तो मेरे को आपको ये बताना था कि गवर्नमेंट कितना कीनली इंटरेस्टेड है कि लोग फाइनेंस की एजुकेशन अचीव करें। समझ में आ गई बच्चों बात? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ा सा और कॉम्पोजिशन आप पढ़ेंगे, स्मार्ट गोल्स के बारे में थोड़ा सा बेटर पढ़ेंगे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, रिस्क और रिटर्न जो पॉकेट मनी प्रोग्राम में नहीं था, इन्फ्लेशन इफेक्ट मैंने बताया था बट पॉकेट मनी प्रोग्राम में नहीं था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट या लोन और इन्वेस्टमेंट में क्या बेटर है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कैसे पैसा ना खोएं और कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो मैं तो आपको जून जुलाई से बता रहा हूं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, बट आप हैं कि इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। तो लेट्स सी मेरा इन्वेस्टमेंट जून जुलाई से कितना गया। सो यू हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड दिस, 17 डिवाइडेड बाय 78 into 100। टेल मी द आंसर चिल्ड्रन, क्या आएगा आंसर? आंसर मी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस।
17 divided by 78 into 100. It is 21.79%. और ये जून एंड का था ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिड हुआ है, ये 5.5 महीने का रिटर्न है। तो सर 12 महीने का कितना होगा? डिवाइडिंग इट बाय 5.5 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 12, 39.6% का रिटर्न है। लगभग यू कैन से 2.5 साल में आपका पैसा डबल, 2.5 साल में पैसा डबल। और मेजॉरिटी ऑफ यू आर जस्ट थिंकिंग एंड जस्ट सो कॉल्ड करेंगे सर, करेंगे करेंगे करेंगे, एकदम सिलेबस कंप्लीट करने की तरह होता है। एग्जाम, हर दिन एग्जाम है यहाँ पे। एग्जाम कब है? 2 महीने बाद। ठीक है, तो अभी तो 1.5 महीने बाद सोचेंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो जो आज सोच लेगा 2 महीने बाद उसका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और जो 10 दिन पहले सोचेगा वो सिर्फ 33 नंबर की कीमत आप क्या जाने टीचर बाबू, किसी को घर में चप्पल पड़ने से बचा सकता है। याद आया ओम शांति ओम का डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर वाला। तो 33 नंबर की कीमत बस यही है। सो द मोर यू इन्वेस्ट अर्ली, that would be giving you good returns, not the amount that you put in basically. तो चलिए let's start. Planning of finance is essential for each and every one children. So be it a school going kid or a retired citizen, the more early you begin to manage your money, the better it is. हाँ सर ये तो हमको पता है, बट सर टाइम नहीं मिल पाता। भाई टाइम तो 24 आवर्स का अंबानी के पास भी है, अडानी के पास भी, और रिक्शे वाले के पास भी है। रिसोर्सेस किसने बेटर मैनेज किए, दैट मैटर्स द मोस्ट। अंबानी और अडानी के केस में 2 जनरेशन पहले से रिसोर्सेस मैनेज हो रहे थे, और रिक्शे वाला आज भी नहीं मैनेज कर पा रहा है। हाउस यू नीड टू बाय, बट आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे खरीदेंगे? सो वी टेंड टू ऑलवेज ओवर स्पेंड। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, आईफोन 14 द बेस्ट एवर आईफोन, उसके पहले आईफोन 13 द बेस्ट एवर आईफोन, फिर आईफोन 12 में भी एप्पल का यही था द बेस्ट एवर आईफोन। अरे बेस्ट है कौन सा? कोई भी नहीं, सिर्फ पागल बनाया जा रहा है पब्लिक को, सिर्फ पागल चिल्ड्रन, सिर्फ पागल। अब जिनके पास सो कॉल्ड स्टेटस सिंबल है, टेस्ला गाड़ी से चलेंगे, तो सैमसंग का फोन तो थोड़ा इज्जत में फालूदा है ना, तो भाई मजबूरी है। बट स्टूडेंट को क्या जरूरत है आईफोन की? इंस्टेड इफ दैट मनी इज पुट इनटू सो कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, सोचिए रिटायरमेंट एज 50-60 तक वो कितना ग्रो करेगा। So one should understand the difference between your needs and wants. Warren Buffett बोलते हैं, if you spend money on buying things you do not need, a day would come when you will be selling those things which you needed the most. उन चीजों पे पैसा खर्च किया जिसकी जरूरत नहीं है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको सारी चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। सो डेली लंच डिनर हाउस रेंट, ये तो भाई हमारी नीड्स हैं, बट प्ले स्टेशन खरीदना, वीडियो गेम जाके पार्लर में, या मूवीज देखना, पीका शो पे मूवी देखिए पायरेटेड, इट्स गुड, इट्स गुड। यूट्यूब पे देखिए, इट्स गुड। बट अननेसेसरी एवरी वीक इफ यू गो फॉर आउटिंग, सर पापा लेके जाते हैं, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। बट पापा के साथ भी जाना और दोस्तों के साथ भी जाना है तो डबल लॉस हो गया ना। फिर तो आपकी पढ़ाई का भी लॉस होगा और पैसे का लॉस तो हो ही रहा है। So if even we do not want to splurge on our wants, we can set aside some savings over a period of time and can buy important needs like vehicle, house, higher education, etc. when you have savings. जब savings ही नहीं होंगी तो आप so called कैसे अपने आप को grow करेंगे? यहाँ तक की बातों में कोई query है? Moving further with the story children, तो ये बात लोगों को समझ में आ गई, और तभी लोन लेने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी व्हेन यू स्टार्ट सेविंग एट वेरी अर्ली एज। 40 इयर्स की एज में अगर सोचेंगे कि मैं सेविंग स्टार्ट कर दूं चिल्ड्रन, अब आप लाइफ में सिर्फ नीड्स ही पूरी कर पाएंगे, कभी भी आपकी लग्जरीज पूरी होंगी नहीं। एंड व्हेन यू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द वेरी मिनिमम ऑफ योर एज चिल्ड्रन, वो IDFC वाली एक मूवी देखी थी ना, 1 इडियट, छोटा बच्चा कितना पैसा होता है, और वो मोटू जिसका मजाक उड़ाते हैं सब लोग, बग्स बोलते हैं उसको, 100 करोड़ था उसके पास। खैर वो तो मूवी थी, बट जनरली चिल्ड्रन ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अगर आपने ठीक ठाक एज पे, इवन अपनी एज पे, ज्यादा नहीं 1000-2000 भी इन्वेस्ट करने की बात सोच ली, तो मेरी एज तक आते आते 42-43 तक चिल्ड्रन 10 करोड़ रुपए कम से कम होगा आपके पास, मिनिमम, और आपकी फालतू खर्चा करने की आदत छूट जाएगी। Got it? So financial planning is an important
टूल फॉर अस एज इट हेल्प्स अस इन मीटिंग आवर फ्यूचर गोल्स। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है दो भाइयों के बीच में। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है शांतनु, जिसकी उम्र 17 साल है और परस्यू कर रहा है ग्रेजुएशन इन फाइनेंस, और उसका बड़ा भाई है निखिल, जिसकी एज 35 इयर्स एंड ही इज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल प्लानर। कन्वर्सेशन आपको काफी चीजें बताएगा। शांतनु, इट इज माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे आफ्टर अ वीक। ये शांतनु बोल रहा है अपने भैया से। I wish to host a surprise party for him. I would like to invite our classmate for snacks. Could you please guide me? बड़े भैया क्या कह रहे हैं? First of all, you need to plan the event and accordingly made necessary arrangements. शांतनु, but why should I plan? मेरे को प्लानिंग की क्या जरूरत है? उसके बड़े भाई ने बताया, प्लान गिव्स यू अ डिटेल्ड पिक्चर कि तुम्हें बर्थडे में किसको किसको इनवाइट करना है, क्या क्या चीजें अरेंज करनी है, ताकि इनविटेशन मिस ना हो जाए और तुम किसी पर्टिकुलर बढ़िया डिश को सर्व करने से सो कॉल्ड, हिंदी में बोलते हैं ना, वांछित रह जाए या हम भूल ना जाए। शांतनु कह रहा है, ओह आई नेवर थॉट दिस बिफोर। आवर प्रोफेसर फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट सेशन वाज टेलिंग अस अबाउट व्हाई वी नीड टू प्लान। व्हाट डज प्लानिंग मीन? शांतनु क्लास में सो रहा था उस समय। उसने अपने भैया से पूछा। द भैया सेड, financial planning means to plan your finances. For this it is important that one understand the needs or objectives. तो आपकी नीड एक है कि सर मेरी उम्र जब 30 इयर्स हो, I wish to have a very good bungalow जिसका ऑन एन एवरेज प्राइस उस समय 2 करोड़ रुपए होगा, और मेरे को एक फेरारी चाहिए सर जिसका प्राइस भी 2 करोड़ होगा। तो कुछ लोग कहेंगे काम करते हैं, फेरारी खरीद लेते हैं, उसी में टेंट लगवा लेंगे। तो टोटल आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए, और आप कमाना ठीक ठाक हालत में स्टार्ट करेंगे एट द एज ऑफ 23 इयर्स। तो आपके पास हार्डली 7 साल का टाइम होगा बस। 7 साल में 4 करोड़ रुपए कुछ लोगों को अनरियलिस्टिक लगता है, कुछ लोगों को रियलिस्टिक लगता है। रियलिस्टिक उनके लिए जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, थोड़े हाई ग्रेडेड जॉब्स डे 1 से मिल जाएंगे एट द एज ऑफ 23। तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ 18 + 23 एक रिस्क ले लेते हैं कि एक अटेम्प्ट मान लीजिए ब्रेक हो गया। 24 साल की उम्र में अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, या अगर आपने 23 साल की उम्र में IIM से एक टॉप पोजीशन लेकर MBA की डिग्री होल्ड कर ली चिल्ड्रन, और ठीक ठाक सैलरी पे अगर आप प्लेस हो गए, आप IITian हैं, 2 करोड़ रुपए अगर आपकी सैलरी हो गई चिल्ड्रन, तो 7 साल में आपकी सैलरी होगी 14 करोड़ रुपए। ये गलत न्यूज है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ेगी भी ना भाई, 14 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। 2 करोड़ रुपए में 60 लाख रुपए तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले जाएगी साल भर में, बचेगा कितना? 1.4। और भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा हो चुका होगा, छोटे मोटे घटिया घर में तो रहेंगे नहीं। 40 लाख रुपए आपका साल भर का घर का EMI खर्चा एंड ऑल दैट, स्टिल यू विल बी एबल टू सेव हाउ मच चिल्ड्रन? 6 साल की टाइम ड्यूरेशन में 24 से 30, 6 करोड़ रुपए बच जाएगा। तो इतना हाई फाई काम करने के लिए तो पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, हमको बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपका सपना है कि एट द एज ऑफ 60th बर्थडे मेरे पास एक फेरारी हो, और तब तक फेरारी की कीमत हो जाएगी 6 करोड़ रुपए, यहाँ पे हाई प्रोफाइल जॉब नहीं भी है, ठीक ठाक जॉब भी है, साल भर का 15-20 लाख रुपए, 25 लाख भी अगर आप सेव कर लें, महीने का 1-2 लाख भी, तो आप फेरारी खरीदने लायक हो जाएंगे। तो अगेन दोनों बातों में सिमिलैरिटी एक ही थी, दैट यू नीड टू प्लान। तो भाई एग्जाम है लेटेस्ट से आज से 2 महीने के बाद, और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। 2 months has how many days children? 60 days। तो आपको अराउंड 12 दिन एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। तो सर ठीक है, आज से लेकर अगले 12 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर 13 से 24 दिन एक पढ़ेंगे, और लास्ट में सब भूल जाएंगे। तो 12 दिन तक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऑल्टरनेट डेज 2-2-3 दिन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। लॉजिक समझ में आया चलन? लॉजिक समझ में आया प्लान का? तो निखिल उसका ब्रदर इज अ फाइनेंशियल प्लानर, और शांतनु कह रहा है हमारे प्रोफेसर साहब ऐसी बात कर रहे थे। तो निखिल कह रहा है यस, एज अ फाइनेंशियल प्लानर आई आल्सो असिस्ट पीपल टू हेल्प एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो राइट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपना पैसा आपको किस उम्र में कब कहां लगाना चाहिए, दैट्स माय जॉब। शांतनु कह रहा है उसका छोटा भाई, सो हाउ डू आई प्लान फॉर अ बर्थडे पार्टी? तो निखिल कह रहा है तुम सारी चीजें पहले नोट डाउन कर लो, पार्टी में क्या खाना पीना रहेगा, क्या स्नैक्स रहेंगे, क्या तुम्हारी गेस्ट लिस्ट एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद इनवाइट करना स्टार्ट करो लोगों को। शांतनु ने एक बात यहाँ पे बोली है बट लिखी नहीं है कि शांतनु के दिल को ठेस ना पहुंचे। कौन सा गेस्ट फ्रेंड कौन सा गिफ्ट लाएगा, उसके अकॉर्डिंगली पार्टी रखी जाए।
So I plan to invite entire class of 30 students. Nikhil says that's a big group of people. Have you collected any funds to arrange? शांतनु कह रहा है yes, सारे क्लास के बच्चों ने 6,090 रुपए मिलाए हैं. Nikhil कह रहा है okay, very good. So Shantanu says I have found out that party orders at the nearest food corner for 30 people would be close to 3,000 rupees. 2,500 रुपए का रिटर्न गिफ्ट प्लान कर लेंगे, उसके बावजूद भी 590 रुपीज बच जाएगा. So the big bhaiya says this would cost us 50% of the funds collected. Do you wish to buy your friend a gift and give any souvenirs and all? Shantanu कह रहा है possible तो है. I want to buy a PlayStation for my friend on behalf of all the classmates. तो भाई PlayStation तो इतने पैसे में नहीं आएगा. तो कह रहा है भाई 590 रुपए में कुछ गेम वगैरह तुम खरीद सकते हो, खेल सकते हो, बट PlayStation पॉसिबल नहीं है. तो उसके भाई ने कहा नो प्रॉब्लम, एक छोटी सी एक्सरसाइज तुम करो. व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? ऑब्जर्व करिए कैसे शांतनु ने पार्टी के लिए प्लान किया. अगर उसने अपने भाई को बताया ही ना होता कि कितने पैसे कलेक्ट होंगे, कितने खर्च होंगे, विल द ब्रदर बी एबल टू गिव हिम और देम सम एडवाइस? नो. तो जब आप अपने गोल्स सेट ही नहीं करेंगे, ना आपको कोई एडवाइस दे पाएगा, ना आप अपने आप के लिए कोई प्लान बना पाएंगे. तो इस स्टोरी का अल्टीमेट आउटकम कोई बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन या निखिल के बिजनेस का सेल्स प्रमोशन मैं नहीं कर रहा था. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा था. चाहे रोजमर्रा की पढ़ाई हो, पार्टी हो, फाइनेंसेस की प्लानिंग हो, कुछ भी हो चिल्ड्रन, पहले से एक प्री आइडिया होना बहुत जरूरी है. प्लान इज वेरी नेसेसरी. सो अगर प्लानिंग ना होती तो कोई भी काम ना हो पाता. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में एक मंथली बजट की बात है. पॉकेट मनी, पार्ट टाइम असाइनमेंट आपको ही मिलता होगा, कैश प्राइज मिला, कहीं आप जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, स्टाइपेंड मिल गया इंटर्नशिप के लिए, तो यू कैन मेक अ मंथली बजट. देयर आफ्टर आपका खर्चा उसमें से कितना हो रहा है, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट एंड अल्टीमेटली यू विल कम डाउन टू द बैलेंस. अब आप बोलेंगे सर हमें तो कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती है. पापा मम्मी ऑलवेज सेज तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत होगी कम टू अस, वी विल गिव इट टू यू. तो पापा मम्मी आपकी बात एकदम सही कर रहे हैं, बट कल को कभी ना कभी आपको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा, इस शीट का एडवांटेज आपको मिलेगा जरूर. तो ऐसी शीट्स आपको जीवन में बनानी पड़ेगी. आप नहीं बनाते होंगे बट आपके पापा मम्मी जरूर बनाते होंगे. सर हमने कभी उनको लिखते हुए देखा ही नहीं, सब दिमाग में स्टोर रहता है. तो आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज अपडेट दिस इन योर क्लास वर्क कॉपी. So if your income is greater than expenses, children, you are planning your finances adequately well. But अगर खर्चा ज्यादा और कमाई कम, गोविंदा की मूवी देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अल्टीमेटली आपका हैंड ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके. ओके, ये कभी नहीं होना चाहिए. सो आइडली अगर आप 20% ऑफ द टोटल इनकम सेव कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी. चिल्ड्रन कीप दीज वर्ड्स. तो ये 20 है, मेरे हिसाब से आप 25 लिख दीजिए. ओके, सो प्लीज कोट दिस एंड देन पुट द हेडिंग टाइटल्ड एज पर्सनल बजट. So personal budget. Shantanu has finished the university exam in finance. After learning about the importance of planning, he now wants to manage his finance also so that he can pay his loan and keep enough funds for future needs. So Shantanu obviously true किसको approach करेगा? His brother Nikhil, who's a financial planner, or somebody from outside children? Brother Nikhil itself. So first of all, you should make a habit of preparing your monthly budget. कि तुम्हारा खर्चा कितना और तुम्हारी कमाई कितनी है. अकल है तो अकल में नोट डाउन करो, नहीं है तो कागज पेंसिल लेके कॉपी पे नोट करो. So Nikhil says first write your monthly income on the top. If you're not earning, write down the allowances that you get, pocket money from the parents, cash gift from the relatives, and thereafter जो फालतू के खर्चे हैं उनको लिखो कि कहाँ पे बर्गर खाना है, कहाँ मोमोज खाना है. एंड thereafter स्ट्राइक ऑफ करो फालतू के खर्चों को और टिक करो सही के खर्चों को. So Shantanu said, I already feel that I can do it now. Nikhil says, okay, let me touch upon few points in addition to this, what I've told you earlier. So know your assets and liabilities. Assets का मतलब what you possess and liabilities मतलब what obligations you have basically. So remember the money bag I spoke of earlier. The money bag is an asset. It has your monthly income. It can be easily converted into cash. तो असेट्स ये रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप कैश में कन्वर्ट करो या जिससे आप अपनी डेट्स इजीली पे कर पाए. बेसिकली यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट, तो मेरे को असेट और लायबिलिटी बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये सबको पता है.
तो रिसेंटली अ कोलीग ऑफ माइन वाज डिस्कसिंग दैट वी वांट टू बाय अ न्यू कार, तो कौन सी खरीद लें। मैंने कहा किस तरह की गाड़ी खरीदनी है, आपका बजट क्या है। कह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि कोई बढ़िया बड़ी गाड़ी खरीद लें। मैंने कहा कितनी बड़ी होनी चाहिए, ट्रक खरीद लो फिर सीधे। तो कह रहे नहीं वैसी बड़ी नहीं, मतलब इट शुड हैव सम गुड व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राइविंग प्लेजर एंड ऑल दैट। तो खरीद लेते हैं Hyundai की गाड़ी व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेटा। तो मैंने थोड़ा दिमाग दिया, मैंने कहा ड्राइविंग कितनी करनी है। कहने संडे संडे फैमिली आउटिंग ओनली। मैंने व्हाई वेस्टिंग अननेसेसरली सो मच ऑफ मनी, you will end up spending 20 lakh rupees on the top model. Just spend 8 to 9 lakh rupees and that's all. कह रहे कभी कभी सिटी के बाहर भी जाना पड़ता है। मैंने कहा क्या बाहर करके ले जाया करो, जो 12 लाख रुपए बचेगा उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में आप कम से कम 5 बार शहर के बाहर साल भर में जा सकते हैं, और आप तो हार्डली साल में एक बार नहीं जाते हैं। तो डोंट वेस्ट योर मनी अननेसेसरली। कह रहे हैं वो बच्चे कह रहे हैं। मैंने बच्चे तो कहेंगे हवाई जहाज खरीद के ले आओ। क्या वो हवाई जहाज खरीद लेंगे? क्योंकि बच्चों की अकल थोड़ी सी कच्ची है। So important समझ में आ गई चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्लानिंग की। So Shantanu says I've been assigned a project on financial planning and facing some difficulties. So the big brother says okay no problem, I'll help you out कि कैसे तुम्हें काम करना है. So please put this in your copy children, titled as steps involved in financial planning. पहला स्टेप इंफॉर्मेशन गैदर करिए, अपना डेटा इकट्ठा करिए, आपकी इनकम क्या है, डेट लेवल क्या है और ऑब्लिगेशंस क्या है। फिर अपने जीवन के गोल्स को आइडेंटिफाई करिए और देखिए गैप क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम आपने सुना होगा चिल्ड्रन। अगर कोई इंसान लेट अस से 25 इयर्स की एज में जॉब स्टार्ट करता है और उससे पता है कि मेरी जॉब 60 इयर्स की एज तक रहेगी, बट मैं जिंदा 85 इयर्स तक रहूंगा, so he or she will definitely be earning the income right from 25 years of age, and the earnings would continue up till what age children? earnings किस एज तक कंटिन्यूड रहेंगी बच्चों? 60। बट क्या उसके बाद वो नवरात्रि का व्रत रख लेगा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। खर्चा तो उसका यहां तक चलेगा ही चलेगा। तो आपको एक गैप यहां पे नजर आ गया होगा चिल्ड्रन, द एज ऑफ 60 to 85, इट इज द गैप वेयर योर इनकम इज जीरो बेसिकली, ओनली डिपेंडेंट ऑन पेंशन। वो भी अगर आपने प्लान किया है तो ठीक, बट स्टिल योर एक्सपेंसेस वुड बी देयर। और इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कुछ खर्चे खत्म भी हो जाएंगे और कुछ आज से ज्यादा भी हो जाएंगे। So ultimately the whole story is to manage this time gap. 60 से 85 इयर्स तक इस 25 साल के एक्सपेंस को आप कैसे मैनेज करेंगे? तो यू शुड सेव इनफ टुडे सो दैट ये गैप आपका मैनेज हो जाए। सो देयर आफ्टर आपको फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। रेकमेंड किए जाएंगे आपको इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी रिस्क प्रोफाइल से मैच करें। थोड़े डरपोक टाइप के इन्वेस्टर हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट में जाइए, थोड़े चुलबुल पांडे टाइप इन्वेस्टर हैं तो शेयर्स में, इक्विटी में चले जाइए। सो कॉल्ड थोड़ा सा आपको लैंड से प्रेम है तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इट डिपेंड्स कि भाई आपका इरादा क्या है। सो अपना फाइनेंशियल प्लान आप इसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली नीड के हिसाब से, जैसे सब्जी बनती है तो बीच बीच में स्टर करते हैं ना कि चिपक ना जाए कढ़ाई के बॉटम में, तो वैसे इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टर करना पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट्स आपको लग रहा है ज्यादा रिटर्न देंगे आप उसमें और पैसा लगा सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में लग रहा है रिस्की साबित हो जाएंगे, उन इन्वेस्टमेंट से आप एक एग्जिट प्लान ले लीजिए बाहर की तरफ। सो दिस इज द वे हाउ यू डेवलप अ फाइनेंशियल प्लान। प्लीज पुट दिस फास्ट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये काम जरूर करिएगा, जो आपकी बुक्स वाली अलमीरा या कपड़ों वाली अलमीरा होगी उसके अंदर एक पेज लगा लीजिएगा और उस पेज में लिख लीजिएगा कि आपको क्या आने वाले टाइम में अचीव करना है। ओके, तो ये काम जरूर करिएगा। सो दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कहाँ से पैसे आते हैं कहाँ जाते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको एक बार रीड अप बस जरूर कर लीजिएगा। सो रिस्क एपेटाइट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये बात तो मैंने आपको बता दी कि दोज हु विश टू इन्वेस्ट, जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, दे कैन गो फॉर इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है
they can go for debt investment, bonds and all, जिसपे आपको सिक्योरिटी सेफ्टी ज्यादा मिलेगी, रिस्क भी कम रहेगा. हाँ, रिटर्न्स इसके 6-7-8% वाले होते हैं बस. तो सर वो इन्फ्लेशन से कैसे बचेंगे? अरे ये बात है, आपको गाड़ी भी तेज चलानी है और एक्सीडेंट का डर भी है, तो भाई दोनों में से एक चीज चूज कर लीजिए. कड़वी दवाई खानी है या सेहत ठीक करनी है? तो अगर कड़वी दवाई नहीं खाएंगे तो सेहत ठीक नहीं होगी. ओके, तो यहाँ पे अगर सेहतमंद रहना तो कड़वी दवाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड अबव ऑल यू हैव एज ऑफ प्रेजेंटली जस्ट 17 ईयर्स. 2-4-10 हजार का नुकसान भी हो गया तो कौन आपको फैमिली में प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड अबव ऑल चिल्ड्रन, ओवर लॉन्ग टेन्योर आप लेके चलिए, कभी भी आपको नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो प्राइसेस हर चीज के बढ़ते ही बढ़ते हैं. सर फिर से कल को कोविड आ गया, मेरे इन्वेस्टमेंट नीचे चले गए, अरे इतनी मनुष्य किस्मत थोड़ी कि हमेशा कोविड आ ही जाएगा. सो आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान आपको उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, इकोनॉमिक क्लाइमेट किस तरह का है. तो जब लगे कि भाई मार्केट अब आने वाले टाइम में 10-20 साल ठीक ठाक बढ़िया चलेगा, कीप इन्वेस्टिंग कीप इन्वेस्टिंग कीप इन्वेस्टिंग. कल को कोई डेटा रिपोर्ट सर्वे वगैरह कुछ ऐसा लगे आपको कि भाई अब मार्केट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उस समय पैसा लेके घर में बैठ जाइए. सो पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी इजिली. सो एवरी स्टेप इन द फाइनेंशियल planning process, children, is equally important. Most investors declare their income, risk tolerance level to their financial planners, but कितने ऐसे होते हैं जो सही बात नहीं बताते. तो इट्स जस्ट लाइक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता. तो पेशेंट अगर पूरी बीमारी बताएगा ही नहीं डॉक्टर को, क्या डॉक्टर सही इलाज कर पाएगा? नो. तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपने पूरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी ओवरऑल इनकम क्या है, आपने नहीं डिस्क्लोज किया फाइनेंशियल प्लानर को, तो वो आपको गाइड सही से नहीं कर पाएगा. एंड सेम इज द केस विद यू एंड मी ऑल्सो. आप अपनी प्रॉब्लम अगर मेरे को ठीक से नहीं बताएंगे कहां पे प्रॉब्लम है, विल आई बी एबल टू रिजॉल्व इट? चिल्ड्रन, विल आई बी एबल टू रिजॉल्व इट? Will I be able to resolve it? No, sir. Not at all, not at all. लॉजिक समझ में आ गया? तो मम्मी से भूख, डॉक्टर से बीमारी, टीचर से प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे. तो 4 लोगों के सामने जीवन में हमेशा फुल डिस्क्लोजर अप्लाई करना है, सारा सच उगल देना है. हाँ, एक केस और, कभी क्रिमिनल बन गए तो वकील के सामने, नहीं तो वकील आपको छुड़ा नहीं पाएगा. ओके, चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन चिल्ड्रन. स्मार्ट गोल्स आपने पढ़ा हुआ है, एक बार इसका री-रिविजन हम करेंगे अगली क्लास में, एंड देन वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. ओके, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी की?